वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं मयंक कुमार गहलोत कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? द्रवों के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत या समीकरण। द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण हमने ज्ञात किया था। वहां से हमारा निकल के आया था ए बी। क्या आया था? ए बी बराबर कांस्टेंट। तो यहां से एक निष्कर्ष हमारा और निकलता है। एक निष्कर्ष हमारा और निकलता है, वह हमने यहां तक कर लिया था। समीकरण हमने ज्ञात कर ली, तो यह समीकरण आगे थी हमारी निकलकर। ठीक है, तो उसके आगे अब हम चलते हैं। ठीक, तो वहां पर हमने क्या ज्ञात किया था कि ए बी बराबर क्या आया? हमारा कांस्टेंट आया। ठीक, तो यहां से हम जानते हैं, ठीक, यदि हमारी अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हुआ होता है इस इक्वेशन में, यदि हमारा अनुक्रमानुपाती का साइन लगा हुआ होता है तो उसे जब हम हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती के साइन को जब हम हटाते हैं तो हटाने के पश्चात हम क्या लेते हैं? बराबर के साथ एक हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। इतनी बात आपको जानकारी है, बहुत अच्छे से आप सभी को पता है। ठीक, तो यहां से हम चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। a बराबर v इधर की तरफ लेते हैं। जब बराबर इधर गुणा में था, बराबर से इधर जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट अपॉन v। क्लियर है दिमाग? अब इसका उल्टा कर देते हैं हम। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया था तो हमने क्या लिया था? बराबर के साथ कांस्टेंट लिया था। अब हमने क्या करा? बराबर कांस्टेंट हटा दिया तो हम क्या ले लेंगे? अनुक्रमानुपाती का साइन ले लेंगे, यानी कि a अनुक्रमानुपाती 1/v, या हम कह सकते हैं a अनुक्रमानुपाती हो व्युत्क्रमानुपाती हो गया v के। क्लियर है इतनी बात? ठीक, जहां a क्या था? a क्या था हमारा? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और v क्या था? द्रव का वेग। क्लियर है इतनी बात? द्रव क्या था? हम v क्या था? द्रव का वेग। यहां से निष्कर्ष निकल के आ गया कि अविरतता के सिद्धांत के अनुसार, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वह द्रव, जब उसमें कोई द्रव बह रहा होता है उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। यदि क्षेत्रफल घटा दें तो वेग क्या हो जाता है? हमारा बढ़ जाता है। और यदि क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वेग हमारा घट जाता है। इस चीज को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बर्नौली की प्रमेय। क्या है? बर्नौली की प्रमेय। अब इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और करा रहा था, प्रवाहित द्रव में दाब की विभिन्न ऊर्जाएं। टॉपिक चल रहा था प्रवाहित द्रव में दाब की विभिन्न ऊर्जाएं। ठीक, तो वहां पे मैंने आपको करा दिया था कि किसी द्रव की स्थिति या ऊंचाई के कारण उसमें संचित, किसी द्रव में उपस्थित स्थिति या उसकी ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? दाब ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा दाब ऊर्जा क्या था? जब वह संचित ऊर्जा थी तो द्रव की दाब ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? किए गए कार्य के। ठीक है, तो यहाँ पे उसके आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने लास्ट करी थी उसके आगे कि द्रव की
दाब ऊर्जा बराबर किसके होता है? द्रव की दाब ऊर्जा जो हमारी बराबर होती है वह क्या होती है? किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, अब किया गया कार्य, कार्य क्या होता है? बल गुणा दूरी। ठीक, अब यहां से अगर 1 सेकेंड में क्या, अगर 1 सेकेंड में जो दूरी चली गई या विस्थापन हुआ वह है कितना हुआ? L हुआ, और बल कितना लगा? P इंटू A इंटू L। ठीक, बल क्या होता है? F बराबर, या दाब पढ़ा था आपने, P बराबर क्या पढ़ा था? F अपॉन A, जहां F क्या था? बल था, और A क्या था? क्षेत्रफल। तो F बराबर कितना हो गया? P इंटू A। तो बल ये हो गया, दूरी कितनी चली उसके द्वारा? L दूरी उसके द्वारा चली गई। ठीक, तब क्या लिख देंगे? द्रव के एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब एकांक आयतन में दाब ऊर्जा निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो P इंटू A इंटू L, और आयतन हमने मान लिया V है। ठीक है, अब एकांक द्रव का आयतन जो उसमें प्रवाहित हो रहा है, या प्रवाहित द्रव का आयतन कितना मान लिया? V मान लिया। तो एकांक आयतन में करने के लिए हम V से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और V आयतन क्या होता है? 3 विमाओं का गुणनफल, और 3 विमा क्षेत्रफल और दूरी, यानी कि इसे भी क्या लिख सकते हैं? A इंटू L। A इंटू L से A इंटू L, तो दाब ऊर्जा किसके बराबर आ गई? P के बराबर आ गई। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? अब मैं इसे आगे रफ कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बर्नौली की पिरामिड। क्या टॉपिक आता है? बर्नौली की पिरामिड। ठीक, क्या होती है बर्नौली की पिरामिड? कि जब कोई हमारा असंपीड्य तथा अशयान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तब उस नली के प्रत्येक बिंदु पर, उस नली के प्रत्येक बिंदु पर जो हमारी कुल ऊर्जा, अर्थात कुल प्रवाहित द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है? 3 ऊर्जा, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कुल ऊर्जा यानी कि अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दूसरी, और तीसरी हो गई हमारी स्थितिज ऊर्जा के योगफल क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये क्या हो गई? हमारी बर्नौली की पिरामिड हो गई। ये स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ जो अभी मैंने बोला कि जब कोई असंपीड्य तथा अशयान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के